Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to study about the different clinicals related to glycolysis. So the number one is arsenic poisoning. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि arsenic poisoning क्या होता है. arsenic हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है. ये दो तरह से पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं. इसकी दो फॉर्म्स हैं. एक इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म है, ठीक है, जो 5 की फॉर्म में होता है, और एक इसकी ट्राइवेलेंट फॉर्म होती है, ठीक है, 3 फॉर्म वाली जो होती है. जो इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म है ना, उसको हम आर्सिनेट कहते हैं, ठीक है, आर्सिनेट ए आता है उसमें. और जो ट्राइवेलेंट फॉर्म है उसको आर्सिनाइट कहते हैं, जिसमें आई आता है. ठीक हो गया. जो आर्सिनेट है ये ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप में जाके पॉइजनिंग कॉज करता है. और आर्सिनाइट जो है ये आगे जो हम स्टेप प्रोसीजर पढ़ेंगे टीसीए साइकिल, उसमें जाके ये प्रॉब्लम कॉज करता है. अच्छा, तो हम क्योंकि अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है तो हम साथ ही देख लेते हैं कि उसके अंदर आर्सेनिक पॉइजनिंग कैसे होती है. पहली बात ये कि पेंटावेलेट फॉर्म में होती है और आर्सिनेट ये पॉइजनिंग कर रहा होता है. अब ये करता कैसे है. हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जब हो रही होती है तो एक स्टेप होता है जिसके अंदर हमारे पास G3P यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है. उससे कन्वर्ट होके बनता है हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और उससे हमारे पास बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट. ये हमने पढ़ा था. नॉर्मली ऐसा होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर. लेकिन आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि हमने जब पढ़ा था ना G3P से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, तो उसमें हमने देखा था ATP भी बन रहा है, ठीक है. और ATP किस तरह बन रहा था हमारे पास, सॉरी ATP नहीं, उस स्टेप में हमारे पास NAD से NADH बन रहा था. और इसके अलावा इस प्रोसेस में हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यूज़ हो रहा था. और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्यों यूज़ हो रहा था, क्योंकि उस स्टेप में हमारे पास NAD से NADH बनता है, ठीक है. अच्छा, अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, ये यहाँ पे होना ज़रूरी है क्योंकि उसने इस स्टेप को आगे रेगुलेट करना है. लेकिन आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि हमारे पास आर्सिनेट आता है और वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ compete करना शुरू हो जाता है, ठीक है. आर्सिनेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ compete करना शुरू कर देता है. और वो क्या करता है, जहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने जाके बाइंड होना होता है वहाँ जाके आर्सिनेट बाइंड हो जाता है और ये वाला रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है. ये वाला रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद एज अ रिजल्ट ये वाला रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा. और होता क्या है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डायरेक्टली कन्वर्ट होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना देता है. अब इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. वो नुकसान क्या हुआ है कि एक तो हमारे पास ये NAD से NADH बनना था, वो नहीं बना, ठीक है. और NADH के बहुत फ़ायदे हैं. ये आगे जाके NADH प्रोसेस होता है पूरा, और NADH से 2 ATP बनने होते हैं, ठीक है. ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू NADH से ATP बन रहा होता है. अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास एक तो ये NADH नहीं बना. एक नुकसान तो हमें ये हो गया. और दूसरा नुकसान हमें ये हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ATP भी बन रहा था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से. जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ATP भी बनता है. और हमें पता है G3P के बाद वाले सारे प्रोसेसेस दो दो दफ़ा हो रहे हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो NADH बनना था वो भी यहाँ पे डबल डबल बनना था, तो वो डबल नुकसान है. ATP भी हमारे पास डबल डबल बनना है, तो ये भी हमारे पास डबल नुकसान है. तो हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि हमारे पास नेट एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और बहुत कम एनर्जी जो है वो बन रही होती है. तो ये थी हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग. और अगर आप सोच रहे हैं कि खैर है 2 ATP तो खाली मतलब कुछ ATP दो यहाँ से और कुछ NADH से जो आगे बनने वाले ATPs हैं वही इफ़ेक्ट हुए हैं, इतना कोई मसला तो नहीं है. आगे क्रेब्स साइकिल भी होना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होनी है और बहुत सारे ATP आगे बनने हैं, तो हमें इतना मसला नहीं होना चाहिए. बट दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम फॉर RBCs, क्योंकि RBCs के अंदर सोल एनर्जी सोर्स ग्लाइकोलिसिस होती है. उधर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, आगे क्रेब्स साइकिल और वो सारी चीज़ें नहीं हो रही होती, क्योंकि RBCs के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है. तो और बाकी सारे प्रोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, तो इस वजह से RBCs का सोल सोर्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस है. जब ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो RBC को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी और इनकी डेथ भी हो सकती है. सो दैट्स वाई हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है.
इसके अलावा एक और हमारे पास प्रॉब्लम होती है, एक और हमारे पास इसका क्लिनिकल है, वो होता है पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। ठीक है, पायरुवेट काइनेज हमने देखा था। पायरुवेट काइनेज क्या करता है, पायरुवेट काइनेज का फंक्शन ये बिल्कुल लास्ट स्टेप में हमारे पास यूज़ हो रहा होता है, और ये कर क्या रहा होता है कि ये फोस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा होता है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, इस दौरान हमारे पास ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ होता है। तो अगर पायरुवेट काइनेज एंजाइम नहीं होगा तो ये इसकी कन्वर्जन नहीं हो पाएगी, ये स्टेप ब्लॉक होगा। यहाँ से एटीपी जो बन रहा था, 2 एटीपी यहाँ से बन रहे थे, वो हमारे पास नहीं बनेंगे। और वही बात है, जब एटीपी नहीं बनेंगे, आरबीसीज का सोल सोर्स यही ग्लाइकोलिसिस का एटीपी है, तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारे पास क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाएगी, तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो प्रॉब्लम आती है, उसमें उसको कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। और लैक्टिक एसिडोसिस जो है ना, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी से होता है, और वो आगे वाले स्टेप्स में हम देखेंगे, क्योंकि वो आगे आप लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या काम कर रहा होता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं तो जब हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगी हो, या फिर हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं या पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर एम्बोलिज्म हो गई है, वो ब्लॉक हो गई है, या कोई हेमरेज हो गया, या कोई शॉक आ गया बॉडी के अंदर, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही होती, तो जो हमारे पास पायरुवेट बना हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, वो आगे जो है वो प्रॉपर आगे उसकी कन्वर्जन नहीं होती नॉर्मल प्रोसीजर्स में, और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और लैक्टिक एसिड जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये जो है 3 क्लिनिकल से हमारे पास, एक आर्सेनिक पॉइजनिंग, एक पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, और तीसरा हमारे पास होता है लैक्टिक एसिडोसिस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास टोटल एटीपीज़ जो है वो मैंने लास्ट वाले अब मैं उसमें आपको बताया था कि हमारे पास 2 एटीपी जो है वो डायरेक्टली इस पूरे प्रोसीजर से बन रहे थे। लेकिन अगर हम टोटल एटीपी देखें ना, इस प्रोसीजर में कितने बने हैं, तो वो अगर हम काउंट करें ना, तो आपको पता है कि इस ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH भी मैंने आपको बताया था बन रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास 2 एटीपी एक जगह बने हैं और 2 एटीपी दूसरी जगह बने हैं। तो जो NADH का एटीपी होता है ना, वो एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं। तो 2 NADH बने तो मतलब क्या, 6 एटीपी हमारे पास बन गए। ये 2 एटीपी भी थे हमारे पास, और ये 2 एटीपी भी थे हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 10 एटीपी बन गए। 10 एटीपी में से 2 हमने वापस देने हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट फेज़ में लिए थे, और बाकी 8 जो है ना वो हमारे पास एटीपी बन जाएंगे। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेट एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कितने हैं, तो वो 8 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली 2 बनते हैं, लेकिन नेट एटीपी जो है ना वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के 8 होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो ये एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने क्लिनिकल्स की इसके साथ ही बना दी है, ताकि साथ साथ आपको सारे क्लिनिकल्स क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TCA।